डेंगू के कारण से देश में सैकड़ों दर्दनाक मौत हो चुकी हैं। हजारों लोग उससे पीड़ित हैं और दिल्ली सरकार से लेकर के देश की सरकार डेंगू के उपचार में नाकामयाब हो रही है। मेडिकल साइंस में डेंगू के लिए कोई कारगर उपचार नहीं है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों से डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकुनगुनिया को लेकर के हमने एक लंबा अनुसंधान किया और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने पिछली बार भी एक प्रेस यहां पर की थी और इस बार जब मैं अभी जैसलमेर और जोधपुर से लौट रहा था, अभी कुंभ मेले में जा रहा था, तो मीडिया के बंधुओं के आग्रह पर मैंने सोचा कि एक ही साथ सबसे बात कर ली जाए और आनन फानन में मैंने 5-7 रोगियों तक ही संपर्क में कर पाया जिनको हमने इलाज से पूरी तरह से अच्छा किया और वो सारे दिल्ली के ही लोग हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप है। मेरे बाएं तरफ ये जो बच्चा बैठा हुआ है, इसका नाम सुशांत है और जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और जो एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट आया इसका और प्लेटलेट घटते घटते जब इसके 25,000 पर पहुंच गए तो परिवार घबरा गया। इसके माता पिता दोनों भी साथ में आए हुए। ये आश्रम से पुराने जुड़े हुए थे। इसकी मां ने रोते रोते मुझे फोन किया कि स्वामी जी अब तो हमारा बच्चा गया। मैंने कहा आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है कि आप गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस पिए और ये 4 चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है। कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं है। 50-50 ml इनका रस लेकर के और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। प्लेटलेट्स जो खतरनाक तरीके से घट रहे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और इसमें एक खास बात यह भी होती है कि इसमें एसजीपीटी भी बढ़ जाता है। माने एंटीजन पॉजिटिव आने का जो सिम्टम्स है वो शरीर में कई प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। लीवर को डैमेज करता है, प्लेटलेट्स को तोड़ता है, इसलिए प्लेटलेट घटने लगते हैं और जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट जाते हैं तब डेंगू के कारण से, अर्थात डेंगू का एक साइड इफेक्ट हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ, प्लेटलेट का घटना, उसके कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे पास में 1-2 नहीं, इसके हजारों प्रूफ्स। अभी जो मैं आपके सामने कुछ रखूंगा यहां पर, ये सारे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सभी पेशेंट्स की, वो आपके सामने रख रहा हूं, जिनका सभी का एंटीजन पॉजिटिव है टेस्ट, सबका प्लेटलेट्स घट चुका था और इसमें कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे तो कुछ लोग हॉस्पिटल से, अब जैसे ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था सुशांत, लेकिन इसने जब देखा कि अब कोई उपचार कारगर नहीं हो रहा है तो एलोपैथी की दवा बंद कर दी और मात्र 4 दिनों में इसने 5 सितंबर को यही 4 चीजों का रस पीना शुरू किया। गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार। क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही घर था। कौन सा हॉस्पिटल था बेटा? मेट्रो हॉस्पिटल। मेट्रो हॉस्पिटल में। तो मां इसकी बना करके लेके जाती थी और इसको जो है दिन में 4 बार ये जूस पिलाती थी। भयंकर उल्टी, बुखार, पूरा शरीर टूटता था। जो सिम्टम्स होते हैं सभी डेंगू के पेशेंट्स के, उल्टी होती है, बुखार बहुत होता है, पूरा शरीर टूटता है, भूख नहीं लगती है और जो है घबराहट होती है। इस लड़के के 5 तारीख को 27,000 प्लेटलेट्स थे, वो सारी रिपोर्ट यहां पर है और जो है एंटीजन पॉजिटिव की भी। और 9 तारीख को इसकी दोबारा रिपोर्ट करवाई, 4,44,000 इसके प्लेटलेट है। 27,000 की भी रिपोर्ट है और 4,44,000 की भी रिपोर्ट है। कोई भी देख सकता है, ये कोई चमत्कार वैसा नहीं है।
कि कोई गोलगप्पे और रसगुल्ले वाली कृपा नहीं है। ये पाखंड वाला काम नहीं है मेरे भाई कोई भी। ये एक पेशेंट की मैंने बात की, डॉक्टर ने बोला कि भाई एलोपैथी की एक भी दवाई नहीं ली। एलोपैथी में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो है फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, बुखार के लिए क्रोसिन देते हैं, उल्टी हो जाए तो एमसेट आदि देते हैं। इसने कोई दवाई नहीं ली एलोपैथी की, केवल इन 4 जड़ी बूटियों का प्रयोग करके 4,44,000 प्लेटलेट किए। बाद में डॉक्टर ने पूछा तुम सच बताओ तुमने किया क्या? इन्होंने कहा कि हमने 4 चीजों का जूस पिलाया। बोलो आप पिलाना बंद कर दो और ज्यादा ना बढ़ जाए। अब उनको ये तो पता नहीं कि कोई ये नॉर्मल आदमी भी इनका जूस पिए तो ऐसा नहीं है कि उसका प्लेटलेट कोई 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, माने जितना होना चाहिए उतना तक ही जाएगा। एक सिंपल सी बात। और ये गिलोय पूरे दिल्ली के हर कोने में लगी हुई है। कोई भी इसकी थोड़ी भी पहचान करे तो आपको पता लगेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको रास्ते में दोनों तरफ मिलेगी, किसी कॉलोनी में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगी हुई मिल जाएगी। माने डेंगू के रोगियों को गिलोय लाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ताजा गिलोय का रस यही मिल जाएगा। ग्वारपाठा का जूस, यद्यपि हम घृत कुमारी एलोवेरा का जूस उपलब्ध कराते हैं, ये घरों में मिल जाता है। इसको चाकू से काट करके दोनों तरफ से बीज का गुद्दा निकाल दिया, उसको मिक्सी में घुमा दिया। ये अनार सबको उपलब्ध हो जाता है, और पपीते के पत्तों का रस। ये 4 चीजें हैं। दूसरा पेशेंट मेरे साथ में बैठी है जो है हमारी बहन आराधना। इसका भी, आराधना की भी पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। इसका भी ये तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई, इसको पॉजिटिव आ गया टेस्ट, प्लेटलेट इसके 90,000 से नीचे जाने लगे। प्रयोग किया और घर में कितने दिन लगे आराधना? 5 दिन। 5 दिन के अंदर ही इसका वो डेंगू ठीक हो गया, बुखार ठीक हुआ। इसको भी भयंकर उल्टी, वही सिर में दर्द, बुखार। इसमें खास बात यह है कि गिलोय से प्लेटलेट भी बढ़ता है, और प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि इससे बुखार भी तुरंत उतरता है। मानिए क्रोसिन और तमाम जो एलोपैथी की दवाएं ली जाती हैं उससे तेज असर करती है। बुखार को भी कम करना, प्लेटलेट को भी ठीक करना, लीवर फंक्शन को भी अच्छा करना, और लीवर को और ज्यादा ठीक करने के लिए एलोवेरा काम करता है। पपीते के पत्तों का रस, ये भी लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है, और उल्टी और इंडाइजेशन उसको ठीक करने के लिए अनार काम करता है। तो जितने भी कारण हैं डेंगू के, उनका निवारण हो जाता है इन 4 चीजों से। माने बुखार, प्लेटलेट्स, उल्टी दस्त, इंडाइजेशन, और पूरा सिस्टम जो ब्रेक डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही एक लड़का है, ये मेरे साथ में बैठा हुआ है, गणेश। इसका भी जो है एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट का या मेरे पास में पेपर है, और एंटीजन पॉजिटिव आ गया, इसका प्लेटलेट घट गया। क्या काम करता है बेटा? ये हमारे दिनेश के, ये बैठा दिनेश, इसका तो प्लेटलेट, इसकी तो कहानी पहले भी मैंने बताई थी आपको। मेट्रो हॉस्पिटल में था, प्लेटलेट चढ़ाए, प्लेटलेट और गिर गए। इसके 25,000 से जब नीचे प्लेटलेट गए, बुखार उतर नहीं रहा था, उल्टी और बुरा हाल था, तो मेट्रो ने कह दिया भाई हम नहीं अब इलाज कर सकते। तो अपोलो में जाके भर्ती हो गया। अपोलो में भर्ती होने के बाद में इसके 4,300 प्लेटलेट्स आ चुके थे, 4,300। अब उस समय फिर इसने जो भी इसके बोले भाई किसी का जो है हिसाब किताब जो भी हो, तो इसने अपने सारा घर वालों को बुला करके और मरने की तैयारी कर ली थी। तब मैंने इसको मैं उस समय कहा था, मैं नासिक में था, मेरे पास फोन गया क्योंकि आश्रम से जुड़ा हुआ था। बोले बाबा जी मैं तो मर रहा हूँ, नमस्ते तो कर लो मरने से पहले। मैंने कहा नहीं कि बात क्या होगी? बोले प्लेटलेट घट गए। मैंने कहा प्लेटलेट घट गए, ये चीजें करो। किया। और कितने दिन लगे थे तेरे को भी? 7 दिन लगे। तो 7 दिन तो अपोलो में था, और ये ठीक होने में कितने दिन लगे थे? तो मैं 2 ही दिन में हो गया जी। फिर कितने? गिलोय का रस पिया और एलोवेरा। इसने खाली 2 चीजों का ही रस पिया था, और 2 दिनों में प्लेटलेट कितने आ गए थे? प्लेटलेट पहले 20 से पहले 35 हो गई, फिर 70 हुए, ऐसे बढ़ते फिर 1 लाख हो गए। तो ये मात्र 3 से 5 दिन के अंदर ये बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें वेट करना पड़ता है कि
2-3 महीना वेट करो। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। फिर एक लड़का और है हमारे साथ, क्या नाम बेटा? अनुज का भी अभी जैसे मैं इधर मंच पे आ रहा था तब लास्ट इसकी भी रिपोर्ट मेरे पास में आई। अनुज का भी जो है, इसका भी एंटीजन पॉजिटिव था। इसकी रिपोर्ट, हाँ ये रही, ये अनुज की रिपोर्ट है, एंटीजन पॉजिटिव था। इसको पता लगा, इसका ये हॉस्पिटल में भी नहीं गए तो खाली आश्रम की जो है जाकर के गिलोय घनवटी और ये फरीदाबाद से गिलोय का क्वाथ दे दिया, ये हम गिलोय घनवटी दे देते हैं, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ें। आजकल इसके नाम पर कितनी लूट मची हुई है। ये गिलोय का क्वाथ जो है ये कितने रुपए का है? 15 रुपए का है। अब 15 रुपए की दवाई है, कोई ऐसा नहीं कि कोई, और ये मैंने कहा ना ताज़ी सबसे अच्छी असर करती है। मैंने ये इसलिए रिपोर्ट्स के साथ बात रखी कि कुछ लोग जो है कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जब आदमी परेशान होता है तब कुछ भी करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये डेंगू कोई असाध्य रोग नहीं है, डेंगू कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, डेंगू से कोई मौत का खौफ नहीं है। इससे कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे, एक एक बेड पर 3-3 को सुला रहे हैं। बच्चे की मौत हो गई, बाप सुसाइड करके मर रहा है, बुरा हाल है लोगों का। मात्र साधारण चीज़ों का प्रयोग करके हमें अपने देश की संस्कृति का, अपने देश की परंपराओं का, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम का बोध न होने के कारण से बहुत तरह के की भ्रांतियां समाज में फैल गई कि ये तो डेंगू तो लाइलाज बीमारी है। जब मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती तो आयुर्वेद क्या कर लेगा? मैं तो बोलता हूँ जहाँ मेडिकल साइंस के वहीं से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी ये जो प्राचीन परंपरागत चिकित्साएं हैं ये बड़ी वैज्ञानिक हैं। इस पर हमें और शोध करने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये एक और पेशेंट आया अभी, नरेंद्र इसका नाम है, निरंजन। इसका भी जो है ये एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है। प्लेटलेट कितने आ गए थे? 40,000 प्लेटलेट आ गए थे। क्या करते हो? हमारा लड़के का है। ये लड़के का है, तो ये लड़के का रिपोर्ट लेके आए, क्योंकि हमने अचानक आज सुबह ही फोन करवाया कि मैंने कहा जितने पेशेंट हो सके आ जाएं। तो ये तो वैद्य जी भी साथ में आए हुए हैं हमारे, तो पतंजलि चिकित्सालयों के। तो मैंने ये आज सुबह ही मैसेज दिया, पेशेंट्स को इसलिए बुलाया रिपोर्ट के साथ कि लोग कह देंगे ये तो बाबा जी तो कोई भी बीमारी हो तो बाबा जी तो आके बोल देते कैंसर भी ठीक हो जाता है, बाबा जी आकर के बोल देते हैं हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, बाबा जी आकर के बोल देते हैं हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाता है। बाबा जी आके नहीं बोलते, ये सारी की सारी रिपोर्ट बोलती हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाण है, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं आपके सामने। और ये कोई अरेंज, आजकल बहुत से बाबाओं के शो चलते टीवी के ऊपर, ये प्रमोशनल प्रोग्राम नहीं है, ये एक हकीकत है। अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक बहुत बड़ा सत्य है, वो मैंने आपके सामने रखा। कोई किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ। आप जो दावा कर रहे हैं, आपका क्या कहने का मतलब है कि आयुर्वेद से ठीक होते हैं, मेडिकल साइंस से ठीक कर पा रहे हैं? और क्या ये लोग आपका बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इन्होंने मॉडर्न मेडिसिन है वो इस्तेमाल नहीं की है? ये मेरे साथ में जितने भी पेशेंट हैं, किसी ने भी एलोपैथी की दवाई नहीं ली, केवल और केवल ये आयुर्वेद की औषधियां लेकर के अच्छे हुए पेशेंट हैं अभी जो मेरे साथ में बैठे हुए। देते हैं, विटामिन सी देते हैं, वो लोग भी बुखार आदि को कम करने के लिए क्रोसिन देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग जो है कतई में है या वो बिल्कुल ही एक बेकार की पद्धति है, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन ज्यादातर केसों में एलोपैथी फेल हो जाती है, क्योंकि जब सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है उस समय उनके सामने कोई चारा नहीं होता। और हमने ये जो पेशेंट अच्छे किए हैं करके 20,000 तक प्लेटलेट्स का आना और सारे सिम्टम्स का बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाना और उसके बाद रोगी को अच्छा करना केवल आयुर्वेद के बल पर, ये देखने में किसी को चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन ये हमारे ऋषियों का आविष्कार है जिसको हम भूल गए थे। मैं उसको खाली याद दिला रहा हूं। जी
आयुर्वेद में जो अलग अलग टेक्निक में है जिसको सॉफ्ट ड्रग बोलते हैं, उसके लिए क्या दवाएं फेरबदल होती है? सबके लिए एक ही तरह है? ये सबके लिए एक ही दवाई है। जो जिसको भी एंटीजन पॉजिटिव आया है, जिसके भी ये सिम्टम्स मैंने तो सारे बताई दी अभी आपको, चाहे वो बुखार है, चाहे प्लेटलेट का कम होना है, चाहे उल्टी होना है, यही सिम्टम्स हैं। मैं कह रहा हूँ कि टाइप अलग अलग है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, सॉफ्ट ड्रग। अरे वो कब होगा? इंटरनल ब्लीडिंग कब होती है? जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट जाता है तब इंटरनल ब्लीडिंग होती है। उल्टी कब होती है? जब लीवर बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हो जाता है। तो लीवर को, प्लेटलेट्स को, बुखार को एक साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये चार चीज़ें देखे मैंने, अलग अलग फंक्शन भी बताया कि गिलोय का फंक्शन है बुखार, अनार का फंक्शन है लीवर के फंक्शन को अच्छा करना, उल्टी और दस्त आदि से रोकना, फंक्शन है लीवर फंक्शन को अच्छा करना। एलोवेरा का फंक्शन है लीवर को अच्छा करना और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। तो ये डेंगू की कोई भी स्टेज है, हर स्टेज में ये चीजें लाभ करेंगे और डेंगू का पेशेंट मर नहीं सकता इन औषधियों का प्रयोग करके। देखिए, बकरी का दूध भी सामान्य रूप से लाभ करता है। बकरी का दूध किसी को ना मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को मिल जाए तो बकरी का दूध भी लाभकारी है, गाय का दूध भी लाभकारी है। माने बकरी का दूध और गाय का दूध ना मिले तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस बेटे ने तो बकरी का दूध पिया तो और उल्टी होगी क्योंकि हजम ही नहीं हुआ। तो बकरी का दूध वो भी 2-2 हजार रुपए किलो या कहीं 4-4, 5-5 हजार रुपए किलो बिक रहा है, तो वो भी एक मिथ है। उसमें भी ज्यादा किसी को भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं। देखो भाई, हमने आपके सामने सारे मेडिकल रिपोर्ट रख दिए हैं, पेशेंट रख दिए हैं, दवाइयां बता दी हैं। अब इसमें भी सर्टिफिकेट अमेरिका से मांगेंगे हम? हर बात के लिए हमको वेस्टर्न जो है मेडिसिन का सर्टिफिकेट चाहिए। अरे इंडियन कौन सी एजेंसी है? नाम बता दो जरा। आयुर्वेद में कोई एजेंसी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आयुर्वेद में तो जो परंपरा से लिखा गया है, कोई भी एक्टिव कंपोनेंट्स का पैरामीटर नहीं है। अब ये एक आगे रिसर्च का विषय है कि ये जो हम मेडिसिन्स दे रहे हैं, इनका हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम पर किस किस तरह से एक एक इंग्रेडिएंट का, एक एक एक्टिव कंपोनेंट का क्या इफेक्ट है, वो एक साइंटिफिक रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन इसमें किसी का किया, वो क्या रिसर्च करेंगे इसके ऊपर? हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। आयुष मंत्रालय अलग बनाए, उसी काम के लिए बनाया है कि आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान किया जाए। तो हम इस प्रस्ताव को रखेंगे कि आगे से ये डेंगू का भय, आतंक देश से खत्म हो और हमारी परंपरा कि ये जो हम मेडिसिन्स दे रहे हैं, इनका हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम पर किस किस तरह से एक एक इंग्रेडिएंट का, एक एक एक्टिव कंपोनेंट का क्या इफेक्ट है, वो एक साइंटिफिक रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन इसमें किसी का कोई WHO का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। WHO ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, वो क्या रिसर्च करेंगे इसके ऊपर? हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। आयुष मंत्रालय अलग बनाए, उसी काम के लिए बनाया है कि आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान किया जाए। तो हम इस प्रस्ताव को रखेंगे कि आगे से ये डेंगू का भय, आतंक देश से खत्म हो और हमारी परंपरागत चीजों की पहचान देश के लोगों को हो और वैज्ञानिक तरीके से हम इन चीजों को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। उसके लिए शोध का स्वागत है। अच्छा, ये बताओ, इसमें कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी? ये एलोवेरा बाबा के खेत में पैदा होता है। ये जो है ये अनार जो है ये बाबा का फैक्ट्री में बनता है। ये अरे भैया, अब ये एलोवेरा किसी के घर में नहीं है और ये पतंजलि का एलोवेरा कोई खरीद के लाता है
तो ये, और वो भी विदेशी कंपनियां तो 1200 रुपए का बेच रही थी। मैंने तो अभी तक कोई दवाई का नाम ही नहीं लिया। अब मैं देश की भलाई के लिए बात करूं, देश के उपकार की बात करूं, उसमें भी आपको व्यापार दिखाई देता है। इसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं बहन, इसके लिए कोई दवाई नहीं है जो मैं दे सकूं आपको। ये बात गलत है कि हम कोई बात देश की भलाई के लिए कहें, उसमें भी कि पता नहीं इसमें बाबा क्या कमाएगा। ये बात अच्छी नहीं है बहन कि हम कोई बात कह रहे हैं, हर बात को इसलिए कि हमने भगवे कपड़े पहन रखे हैं, हम साधु हैं, हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। गोरी चमड़ी वाला आकर के बोल देंगे तो आप लोग मान लेंगे एकदम से। मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, ब्रिटेन में पैदा नहीं हुआ, मैं जाकर के कहीं यूरोप में पैदा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो क्या गुनाह है? हिंदुस्तानी आदमी कोई सच्चाई बोले तो क्या गलत बात है? कोई थर्ड एजेंसी से सारी बात करवाएंगे। अरे हम कोई श्रेय लेने के लिए नहीं बैठे यहाँ, हम तो इसलिए बैठे हैं कि डेंगू से मासूम बच्चों की मौत हो रही है, डेंगू से महिलाओं की मौत हो रही है, महिलाओं पर, बच्चों पर, और जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। लोग मर रहे हैं, उसकी फिक्र है नहीं। बोलो बाबा मार्केटिंग करने के लिए आ गया अपनी। मेरे से कम 20-25 मीडिया के सीनियर पर्सन ने बोला बाबा जी डेंगू के बारे में बताओ, डेंगू के बारे में बताओ। अब बाबा डेंगू के बारे में बताया तो बोला अपनी दवाई बेचने आ गया। देखो मुझे श्रेय मत दो, लेकिन मेरे को यदि आप कटघरे में खड़ा करोगे तो फिर मैं खरी खोटी सुनाऊंगा फिर पूरी। मैं गलत नहीं हूं और फिर मुझे गलत ठहराने की कोशिश करोगे तो फिर तो देखो गलत बात है। हाँ, यदि मैं गलत हूं तो मुझे 100 बार कटघरे में खड़ा करो, मैं यदि गलत हूं, गुनहगार हूं, तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, मुझे जेल में ठोक दो। लेकिन मैं यदि ठीक बात कर रहा हूं तो उसको गौरव देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, इन बातों का प्रचार करना चाहिए। यह हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए। देखो ये क्लीनिंग का सब्जेक्ट दूसरा है। अब यदि आप उसको कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, हम पिछले 10 वर्षों से इस पर शोध कर रहे हैं और हमने गोनाइल तैयार किया है। वो बहन बोलेगी फिर बाबा अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपने प्रश्न पूछा इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। हमने गोनाइल तैयार किया है और उसके रिजल्ट जो फिनाइल और तमाम तरह के केमिकल वाले प्रोसेस से जो फ्लोर क्लीनर तैयार करें उससे ज़्यादा बेटर है। और वो यदि यूज होता है तो उससे गाय की रक्षा भी होती है, क्योंकि उससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उससे जो है गाय का भी सम्मान होगा, गोकशी कम होगी, रुकेगी, बंद होगी। तो जो हमारी परंपरागत चीजें थी, पहले घरों में चौका किससे करते थे? गोमूत्र गोबर से करते थे। तो क्या पहले शुद्धता नहीं होती थी? होती थी। तो कुछ बातें हमारी पुरानी भी अच्छी थी। हमारा पुराना सब बेकार और मॉडर्न सारा का सारा अच्छा, ये भी सोच बहुत अच्छी नहीं है। अस्पताल जैसी जगह में जहाँ पे बहुत सेंसिटिव होता है सैनिटाइजेशन, वहाँ पे अगर सफाई हो तो सही है। अरे मेरी बहन, वहाँ अभी फ्लोर को साफ करने के लिए क्या आसमान से अमृत लेकर के आते हैं हॉस्पिटल वाले? वो भी केमिकल से सफाई करते हैं। और गोमूत्र से बना हुआ जो गोनाइल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत जो भी केमिकल वाले फ्लोर क्लीनर्स यूज कर रहे हैं उसकी। मैं इस बात को बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ, इस बात को किसी पॉलिटिकल इशू से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को किसी इलेक्शन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को किसी पैथी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए जो डेंगू के कारण से मर रहे हैं। और उन्हीं के कारण से मैं आज पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, आप ये जो जितने भी पेशेंट मैंने यहाँ रखे, मैं ऐसे आपको 1000 रोगी दे सकता हूँ, सबका आप इंटरव्यू ले लीजिए। आप तो मीडिया वाले कहीं एक भी आदमी मिल जाता है तो उसको भी आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हो, जब वो विषय आप देश हित के लिए ज़रूरी समझते हो। आजकल अस्पतालों के हालात ये है कि डॉक्टर, मैं एक का नहीं, मैं ऐसे 10 डॉक्टरों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन वो कहेंगे बाबा जी फिर आप जो है हमारे और आपके संबंध हैं तो आप उसको सार्वजनिक तौर पर ना कहें। बोलते हैं बाबा जी देखो ये चीज़ें अच्छी हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। ये तो गलत बात है ना। उन्हीं के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं जो उनसे अच्छे नहीं हो रहे, एलोपैथी से अच्छे नहीं हो रहे, आयुर्वेद से अच्छे हो रहे हैं। फिर भी एक पैथी का आग्रह है कि हम एलोपैथी वाले हैं, हम आयुर्वेद का समर्थन कैसे करें। ये जो आग्रह बुद्धि है ये नहीं होनी चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि चीज़ें तो ये अच्छी हैं, और जब उनका कोई मरासन पेशेंट होता है तो हमारे पास भेजते हैं और हम उसको ठीक करते हैं।
अब दूसरी बात, प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन तो सामान्य रूप से यह है कि भाई पानी को कहीं जमा ना होने दें। अपने घर में भी कई लोग बाल्टी में पानी भर के रख देते हैं, टब में पानी भर करके रख देते हैं। बर्तन धोने के अक्सर लिए पानी घर के बाहर ही रहता है और वहाँ पर वो पानी जमा हो जाता है, उसमें मच्छर पल जाते हैं। ये डेंगू का मच्छर तो वैसे भी बड़ा स्वच्छता प्रिय है, गंदे पानी में नहीं पनपता है। तो हम पानी ना जमा होने दें, मच्छरों से बचें, जितना हो सके अपने हाथ पैरों को ढक करके रखें। अब पूरा का पूरा मुंह तो ढक नहीं सकते, अब वो कहीं जो है पहले से कोई वार्निंग दे करके तो आता नहीं है मच्छर। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वहाँ भी काट सकता है। तो इसलिए मच्छरों से बचाव एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जो गिलोय, ये तो मैंने कहा ना, पूरे हमारे सैकड़ों नहीं हजारों जगह पर कार्यकर्ता गिलोय का काढ़ा पिला रहे हैं जहाँ ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, निःशुल्क पिलाते हैं। ये कोई पैसे कमाने की चीज़ थोड़ी है ये। जैसे पीछे यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिवलिंग के पुत्र जीवक के ऊपर, साल भर में 20 लाख की भी दवाई नहीं बिकी। हाँ, प्रचार खूब हो गया करोड़ों रुपए का। वो कोई दवा बेचने के लिए थोड़ी है शिवलिंग के पुत्र जीवक, उससे कोई कमाई होगी। ये कमाई के लिए नहीं है, भलाई के लिए, कि ये गिलोय का काढ़ा पिए तो डेंगू के प्रकोप से बच जाएंगे। अर्थात इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि डेंगू का मच्छर काटने के बावजूद भी आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। और मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ और डेंगू के मच्छर तो मुझे भी काटते ही होंगे, और एक दो जगह के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मच्छर काटते हैं। ना कभी मलेरिया होता, ना कभी डेंगू होता, ना कभी चिकुनगुनिया होता, ना कभी स्वाइन फ्लू होता। तो योग करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, गिलोय का रस पीते रहें, एलोवेरा का जूस पीते रहें, तो आप ये प्रिवेंशन का भी काम करते हैं। तो योग आयुर्वेद दोनों है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसलिए आयुर्वेद अपने आप में अनूठा इसलिए भी है कि वो स्वस्थ व्यक्ति को बीमार होने से बचाता है और बीमार को उपचार देकर के पुनः स्वस्थ बनाता है। विज साहब एक बहुत भले आदमी हैं, आप उनको इस अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा और उस तरह से किस तरह से हम उसको प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो दिल्ली वाले मच्छर हैं, इनके लिए कोई बॉर्डर तो तय कर नहीं रखा है, ये कोई परमिट लेकर के तो जाते नहीं है। अब दिल्ली के मच्छर इधर इधर से उड़ के हरियाणा में पहुंच जाते हैं, हरियाणा वाले दिल्ली में आ जाते हैं। इनके पास तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल परमिट है। इसलिए मच्छरों के बारे में इस तरह की बातें कह करके हम लोग जो है कुछ चीज़ों को मतलब कोई मुद्दा तो बना सकते हैं, लेकिन ये सच है कि मच्छर हरियाणा के दिल्ली में, दिल्ली के हरियाणा में आते जाते रहते हैं, यूपी के भी आते हैं। ऐसा है। ये यदि सरकार जो है ना अब आयुर्वेद पर काम करेगी तो बोलेंगे ये भी बाबा को प्रमोट करने के लिए कर रही है। आज मैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को भी ला सकता था, आदरणीय नड्डा जी को इन पेशेंट्स की जगह मैं आदरणीय नड्डा जी को भी ला सकता था, मैं आदरणीय श्रीपाद जी को भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला सकता था। लेकिन यदि मैं इन दोनों को लेकर के आता और कुछ एलोपैथी के डॉक्टरों को भी ला सकता था और ला सकता हूं चैलेंज के साथ, लेकिन मैं उनको लेकर के आऊंगा तो और विवाद करेंगे, बोले बाबा ने सेटिंग कर ली गवर्नमेंट के साथ। अरे बाबा को डर नहीं लगता। मैं इस वर्तमान सरकार को, आदरणीय मोदी जी को किसी विवाद में नहीं फंसाना चाहता। बाबा में इतना दम है, आयुर्वेद में इतना दम है कि किसी थर्ड, सेकेंड, फोर्थ पार्टी की जरूरत नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है। कोई यहां पर थर्ड फोर्थ पार्टी आ जाएगी, उसमें ज्यादा इसमें गुण आ जाएंगे गोरा पट्टे में। यहां नड्डा जी आ जाएंगे या श्रीपाद जी आ जाएंगे, कोई एलोपैथी का डॉक्टर आ जाएगा तो इस अनार के गुण बढ़ जाएंगे क्या? इस जो है इस पपीते के पत्ते के रस गुण बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बाबा कभी भी किसी बात को कहता है तो प्रामाणिकता के साथ कहता है, और कभी भी मैंने झूठे तथ्य एक बार भी देश के सामने किसी भी संदर्भ में नहीं रखे। चाहे वो मेडिकल साइंस था, चाहे पॉलिटिकल साइंस था, चाहे वो ब्लैक मनी था या करप्शन था। अभी ये रिकॉर्ड और बढ़ते जाएंगे। मैंने कहा सुबह मैंने थोड़ा सा बोला था, मैं हजारों पेशेंट्स के पूरे रिकॉर्ड और रिपोर्ट दे सकता हूं। ये हम अब
आप लोग भी ऐसे आनंद के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन आप लोगों को भी मेरी बातों पर भरोसा तो है ही, इसलिए तो आप लोग आए हो। नहीं कोई ऐसे उल जुलूल बाबा होता तो ऐसे फिर 2-4 बाबे बैठ जाते हैं चैनल के ऊपर, फिर आपस में लात घुसा भी होता है। ये सब कार्यक्रम यहाँ नहीं है मेरे भाई। ये विशुद्ध रूप से योग आयुर्वेद एक विज्ञान है और हमको उसी रूप में उसको सम्मान देना चाहिए। ना मुझे केजरीवाल जी से डर है, ना केजरीवाल की सरकार से, ना डेंगू से, क्योंकि विकास भदौरिया मैंने अपनी शक्ति का विकास कर लिया योग से, और रोज गिलोई घनवटी 1 गोली खा लेता हूँ, सुबह रोज आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। और ये वो बातें हैं जिनको हमारे सब बड़े बुजुर्ग सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों से प्रयोग में लाते रहे, आजमाते रहे। कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, इस संदर्भ में नहीं पता था। अब जैसे किसी आयुर्वेद वाले किसी बूढ़े वैद्य जी से पूछोगे कि ये एंटीजन क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये जो मच्छर काटता है उसका जो वायरस है, उसका जो प्रोटीन है, उसका ही टेस्ट होता है एंटीजन। वो इसको नॉलेज नहीं होगा आयुर्वेद वाले को, लेकिन उसको इतना जरूर पता है कि इन चीज़ों के प्रयोग करने से ये डेंगू ठीक हो जाता है। तो हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी पढ़ा और हमें एंशिएंट मेडिकल साइंस का भी बोध है। इसलिए हम आपके साथ में तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, आप पॉलिटिकल पूछने लगे तो उसका भी उत्तर सुन लो। पहले तो आदरणीय मोदी जी को उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जो राष्ट्र की ज्वलंत समस्याएं हैं, उनसे और अधिक निजात मिले। काला धन जल्दी देश में आए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना जल्दी साकार हो। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए जो संघर्ष चल रहा है पूरे देश में, वो व्यवस्था परिवर्तन का काम हो और उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान का नाम पूरे जहान में हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और वो अब प्रामाणिकता के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी का नेतृत्व एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। उनकी नीयत ठीक है, उनकी नीतियाँ भी राष्ट्र हित में अच्छी हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। हाँ, मैंने 2 दिन पहले इस बात को जरूर कहा, हमारे देश में राष्ट्रीय पशु है गाय, जिसको हमने सदियों से राष्ट्रीय पशु के रूप में माना है। किसी भी प्राणी को हमने माँ की संज्ञा नहीं दी। यदि गाय को माँ की संज्ञा दी तो उसके पीछे उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सरोकार जुड़े हैं। सरकार यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है तो ये भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संस्कृति का सम्मान होगा। और जब इस देश में राष्ट्रीय पंछी है, राष्ट्रीय ध्वज है और भी बहुत से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो उसमें एक राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाता है, तो ये बहुत गौरव की बात होगी। हम हिंसक शेर को भी बचाते हैं, हम काले हिरण को भी बचाते हैं। हमने गायों की हजारों प्रकार की नस्लों को खत्म कर दिया। विश्व के सभी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। डिफरेंट जो डाइवर्सिटीज हैं, एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, इन डिफरेंट डाइवर्सिटीज को बना के रखना ये मनुष्य का कर्तव्य है। एक बार जो जिसका जीन चेंज हो गया, हम उस जीन को वापस नहीं ला सकते। हमने करोड़ों गायों को तो कटा दिया, करोड़ों गायों के अंदर जो है नस्ल सुधार के नाम पर एक पाप किया कि जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। गायों का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, चाहे वो अमेरिकन नस्ल की गाय, जितने भी विदेशी नस्ल की गाय, हॉस्टन फ्रीजन है, तो इन नस्लों के द्वारा हमने अपने देसी गाय का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो गाय के ऊपर ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता है। और हम तो करीब 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर खेती करते हैं गाय से, गोमूत्र से, गोबर से। एक एकड़ ज़मीन पर 3 से 5 लाख रुपए की हम आमदनी लेते हैं, साग सब्जियों से, फलों से और अलग अलग प्रकार के अन्नों से, धान से लेकर के गेहूं, बाजरे से लेकर के और गन्ने तक, और हरी मिर्च से लेकर के बैंगन, टमाटर,
से लेकर के तमाम तरह की सब्जियों के ऊपर हमने शोध किया और हमने पाया कि गाय के मूत्र और गोबर से जो खाद और कीट रक्षक तैयार होते हैं, उससे एक तरफ तो हम कैंसर और ये तो जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं इनसे बचते हैं। आज माताओं के दूध में, जो माताओं के स्तनों में दूध है, उसमें विष भर गया। कहते हैं एक पूतना का जो दूध था वो जहरीला था। आज तो ये जो जहरीली खेती खा करके इससे माताओं का दूध जहरीला हो रहा है। हमारे खून के अंदर जो है ये पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए, केमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए और उसके कारण से डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, लिवर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ रही है और कैंसर जैसे खतरनाक रोग बढ़ रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए हमको गाय को मात्र एक धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और गाय के ऊपर एक बात और कहता हूं, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। कुछ लोग कुरान और बाइबल की दुहाई देकर के गोमांस खाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अपराध कर रहे हैं, वो वायलेंस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। अरे आपको मांस खाना है, आप मांस खाओ, लेकिन बाइबल और कुरान को बीच में मत लाओ। बाइबल और कुरान को बीच में क्यों लाते हो भाई? तुमको गाय खानी है, भैंस खाने, बकरे खाने, मुर्गे खाने हैं, जो खाना है खाओ, लेकिन धर्म ग्रंथों को बीच में मत लाओ। कोई भी दुनिया का धर्म ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रकार की हिंसा की इजाजत देता हो। आदमी को मारना हिंसा और गाय का मारना अहिंसा या पुण्य कैसे हो सकता है? आदमी को मारना यदि पाप है तो गाय को मारना भी उतना ही पाप है। उसके अंदर भी जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी ब्लड है, उसके अंदर भी बोन्स है। हम आदमी की हिंसा होती है तो हिंसा बोलते हैं, गाय की हिंसा बोलते हैं तो बोले नहीं ये वायलेंस नहीं है, ये क्राइम नहीं है, आदमी को मारो तो क्राइम है। मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए इस संदर्भ में। एक मुस्लिम भाई खड़ा होकर के बोलता है जम्मू कश्मीर में कि मैं चौराहे पर गाय काटूंगा, कल को कोई हिंदू खड़ा होकर के बोले कि जो गाय काटेगा मैं उसको काटूंगा। तो इस देश में क्या दंगा फसाद करना चाहते हैं हम लोग? हमें एक दूसरे की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए और एक वैज्ञानिक सोच हमें रखनी चाहिए आहार के बारे में।